गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इक्विलिब्रियम का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ेंगे, दैट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल। इसको ली चैटली प्रिंसिपल भी कहते हैं और ली चैटलियर प्रिंसिपल भी कहते हैं। पहले आइए इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं। इट स्टेट्स दैट a change in any of the factors that determine the equilibrium condition of a system will cause the system to change in such a manner so as to reduce or counteract the effect of the change। अब इसका मतलब क्या है? ये एक बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज में दिया हुआ है, कुछ नहीं। ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और हम उसको एक्सटर्नली डिस्टर्ब कर देते हैं, अगर कोई रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है और उसे हम एक्सटर्नली डिस्टर्ब कर देते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, किसी भी तरह से हम उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, तो इक्विलिब्रियम उल्टा बिहेव करता है और वो उस जो इफेक्ट जो हमने बाहर से चेंजेस किए, मान लीजिए हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो कम करना चाहेगा, हमने कम किया तो वो बढ़ाना चाहेगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो वो कम करना चाहेगा, हमने कम कर दी तो वो बढ़ाना चाहेगा, हमने प्रेशर बढ़ा दिया वो प्रेशर कम करना चाहेगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। प्रेशर कम किया तो वो बढ़ाना चाहेगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जो भी हम करेंगे वो उसके उल्टा करेगा, और जो हमने एक्सटर्नली डिस्टर्बेंस क्रिएट की है वो उसको कैंसिल करना चाहेगा। फिर से सुनिए, कोई रिएक्शन है, मान लीजिए कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, हम एक इक्विलिब्रियम ले लेते हैं। मान लीजिए A इज इन इक्विलिब्रियम विद B। हमने कंसंट्रेशन मान लो A की बढ़ा दी तो वो कम करना चाहेगा A की कंसंट्रेशन, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मान लीजिए हमने A की कंसंट्रेशन कम कर दी तो वो बढ़ाना चाहेगा। हमने B की कंसंट्रेशन को कम कर दिया तो वो B की कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहेगा, और अगर हमने बढ़ा दी तो वो कम करना चाहेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, आप कंसंट्रेशन बदल लीजिए, अगर आप बढ़ा रहे हैं तो वो कम करेगा, अगर आप कम कर रहे हैं तो वो बढ़ाएगा। आप प्रेशर बदल दीजिए, आपने प्रेशर बढ़ा दिया वो कम कर देगा, आपने कम कर दिया वो बढ़ा देगा, उल्टा चलेगा। टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो वो कम करेगा, आप कम करेंगे तो वो बढ़ाएगा। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता क्या है? अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और हम उसको एक्सटर्नली डिस्टर्ब कर देते हैं, तो इक्विलिब्रियम उल्टा बिहेव करता है और जो हमने चेंजेस किए हैं वो उसको कैंसिल करने की ट्राई करेगा और ऐसे बिहेव करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आइए एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट स्टेट्स दैट अ चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर that determine the equilibrium condition of a system will cause the system to change
in such a manner so as to reduce or to counteract the effect of the change. अब ये डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट सी लग रही है, पर ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, आपको यही वाली लिखनी है सो दैट टीचर आपके मार्क्स ना काट पाए। मैं आपको एक इजी डेफिनेशन देता हूं। ये डेफिनेशन समझने के लिए तो बहुत अच्छी है, पर एग्जाम में अपनी डेफिनेशंस नहीं लिखनी, बुक वाली डेफिनेशन लिखनी है सो दैट टीचर आपके मार्क्स ना काट पाए। आइए हम आपको एक जर्नल डेफिनेशन कह लीजिए, पैराग्राफ कह लीजिए देते हैं सो दैट आप अच्छे से समझ पाए। राइट डाउन, इफ अ रिएक्शन इज एन इक्विलिब्रियम, if reaction is in the equilibrium and it is disturbed externally by changing concentration, comma pressure, comma temperature, comma by introducing catalyst, etc. Equilibrium will move in such a direction, to undo the external effect, either by moving forward or moving backwards, ये थी हमारी डेफिनेशन। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इफेक्ट ऑन चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर हम कंसंट्रेशन बदलते हैं, इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कोई रिएक्शन है, जस्ट अ मिनट प्लीज। हम कोई रिएक्शन लेते हैं और रिएक्शन हम ले रहे हैं, A is in equilibrium with B. A इक्विलिब्रियम में है B के साथ। अब इस कंसंट्रेशन को समझने के लिए पहले आपको एक बेसिक चीज समझनी पड़ेगी। मान लीजिए दिस इज खुराना सर एंड दिस इज यू। मान लीजिए, प्लीज जो मैं एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल तो बहुत आसान है, पर प्लीज इसको दिल पे नहीं लेना। इस एग्जाम्पल के बाद कई दिन तक फीस नहीं आती। अब मान लीजिए ये मनी है, अगर ये इस तरफ गई तो आपके पैसे बढ़ जाएंगे, मेरे कम हो जाएंगे। अगर ये इस तरफ गई तो क्या होगा? हमारे पास पैसे बढ़ जाएंगे, आपके कम हो जाएंगे। तो मींस मनी जिस तरफ जाती है उस तरफ बढ़ जाती है। मान लीजिए आपने हमें पैसे दिए तो हमारे पैसे बढ़ गए, अगर हमने आपको पैसे दिए तो आपके पैसे बढ़ गए।
एग्जाम्पल के तौर पे ये हम 200 रुपीज का नोट ले लेते हैं। ये 200 रुपीज का नोट है। अज्यूम करते हैं ये हमने आपको दे दिया। अगर हमने आपको दिया तो क्या हुआ, मेरे 200 रुपए कम हो गए, आपके 200 रुपए बढ़ गए। बट अगर आपने ये मुझे दे दिए तो मेरे बढ़ गए, आपके कम हो गए। तो हमें ये समझना है कि पैसे जिसकी तरफ जाते हैं उधर बढ़ते हैं, और जिससे दूर जाते हैं वो कम हो जाते हैं। तो सेम, अगर रिएक्शन आगे गया, अगर रिएक्शन आगे गया तो इस रिएक्शन में बी बढ़ेगा और ए कम हो जाएगा, ए डिक्रीज कर जाएगा। और अगर रिएक्शन पीछे जाता है, इफ इट गोज बैकवर्ड, दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड। अगर ये बैकवर्ड जाता है तो इसका मतलब क्या है, ए इंक्रीज करेगा और बी डिक्रीज करेगा। आइए कोई और एग्जांपल लेते हैं, फिर से एक एग्जांपल और लेते हैं, इस सारे को क्लियर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसको रटना नहीं है, हर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट है। आपने ये नहीं कहना पिछले क्वेश्चन में तो हमने ऐसे किया था, रटा नहीं, लॉजिक। अब मान लीजिए मैंने रिएक्शन लिखा A प्लस B इज इन इक्विलिब्रियम विद C प्लस D. If the reaction moves forward, if the reaction moves forward, what will happen? C will increase, D will increase, A will decrease, B will decrease. According to this, do not compare with the previous one. That is an independent example. If I move backward, what will happen? If the reaction moves backward, what will happen? If the reaction move backward, backward में कौन बैठा है? A बैठा है, तो A बढ़ेगा, B बढ़ेगा, C कम हो जाएगा, D भी कम हो जाएगा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। N2 plus 3H2 is an equilibrium with 2NH3. अभी मैं ली चटले प्रिंसिपल नहीं लगा रहा हूं, अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं आगे जाने से क्या होगा और पीछे आने से क्या होगा। मान लीजिए हम आगे जाते हैं, इफ आई गो फॉरवर्ड, तो मुझे समीक्षा बेटा बताएंगे क्या बढ़ेगा और क्या कम हो जाएगा। बताइए समीक्षा बेटा, अगर हम आगे जाते हैं इन द गिवन डायरेक्शन, बताइए। ओके समीक्षा बेटा, हाँ जी बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। NH3 will increase. वेरी गुड, NH3 बढ़ेगा, N2 and H2 will decrease. N2 भी डिक्रीज करेगा, H2 भी डिक्रीज। बहुत अच्छा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए अब हम मानते हैं कि अगर रिएक्शन पीछे जाता, रिएक्शन पीछे गया, अब रिएक्शन अगर पीछे गया है तो मुझे जस्टिन जी बताएंगे पीछे जाने से क्या होगा। बोलिए। सर NH3 कम होगा। NH3 कम होगा, बिल्कुल करेक्ट है। सर N2 और H2 दोनों बढ़ेंगे। N2 भी बढ़ेगा और H2 भी बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड समझ आ गया होगा। अभी हमने कोई ली चटली प्रिंसिपल नहीं किया, अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया आगे जाने से क्या होगा और पीछे आने से क्या होगा। इसको नोट कर लीजिए। ओके मान लीजिए कोई रिएक्शन है N2 plus 3H2 is an equilibrium with 2NH3। इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा। क्वेश्चन में वो लिखेगा कि हमने H2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी है,
अगर हमने H2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी है तो इक्विलिब्रियम H2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज करना चाहेगा, क्योंकि ली-चैटले प्रिंसिपल कहता है जो भी हम इक्विलिब्रियम को करेंगे वो इक्विलिब्रियम उसका उल्टा करना चाहेगा। हमने H2 की कंसंट्रेशन एक्सटर्नली बढ़ा दी थी तो इक्विलिब्रियम H2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज करना चाहेगा। अब आपने हमें ये बताना है कि अगर हम फॉरवर्ड जाएं तब H2 डिक्रीज होगा, अगर हम बैकवर्ड जाएं तो H2 डिक्रीज होगा। अब बताइए आपको क्या लगता है, अगर हम फॉरवर्ड जाएं तब H2 डिक्रीज होगा या बैकवर्ड जाएं तब डिक्रीज होगा? फॉरवर्ड। वेरी गुड, फॉरवर्ड जाने से H2 डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें लिखना है द रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड, द रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड। खत्म, बस इसको अंडरलाइन कर देना। तो आपका आंसर क्या होगा, आप किस तरह से लिखेंगे? आप बोलेंगे द कंसंट्रेशन ऑफ H2 हैज बीन इंक्रीज्ड, so equilibrium will try to decrease the concentration by moving forward। खत्म, इतना सा होता है। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं और एग्जांपल्स करा रहा हूं। ये हमने एक इक्विलिब्रियम और लिया और हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है दिस इज अ इक्विलिब्रियम, द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 हैज बीन इंक्रीज्ड, the concentration of CO2 has increased। अब हमें बताना है डायरेक्शन क्या होगी, what will be the direction of the reaction। तो CO2 अगर बढ़ाया है तो वो कम करना चाहेगा, अगर हमने CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है तो इक्विलिब्रियम उसकी कंसंट्रेशन कम करना चाहेगा, और कम करने के लिए उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो फॉरवर्ड जाए या वो बैकवर्ड जाए। तो अब आपने बताना है कि किस केस में CO2 डिक्रीज होगा, किस केस में CO2 डिक्रीज होगा, बोलिए जी। बैकवर्ड। बैकवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज होगा। तो आप सिंपल लिखेंगे दिस, इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 externally, equilibrium will try to reduce the concentration of CO2 by moving backward। और बैकवर्ड को आप अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि टीचर ये वर्ड पढ़ना चाहता है। एक बड़ा सा एरो बैकवर्ड का जैसे हमने बनाया, आप चाहें तो कलर भी बदल सकते हैं, और इस चीज को आप अंडरलाइन जरूर करेंगे, सर्कल भी कर सकते हैं हम। आइए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, ये एक रिएक्शन है 2A plus B is in equilibrium with A to B, the concentration of B is increased। ये क्वेश्चन है जितना रेड पार्ट है। अब हम कलर बदल देते हैं, जो आप नहीं लिखना है, आप लिखेंगे दिस इज इक्विलिब्रियम, द कंसंट्रेशन ऑफ B is increased, so equilibrium will try to decrease the concentration of B। So equilibrium will try to decrease the concentration of B by moving। अब आप बताइए B की कंसंट्रेशन कब कम होगी, फॉरवर्ड में कि बैकवर्ड में? फॉरवर्ड में सर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द इक्विलिब्रियम विल मूव फॉरवर्ड टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ B। तो यहाँ पे आप फॉरवर्ड लिख देंगे बिल्कुल। तो
तो ये फॉरवर्ड जाएगा, एंड फॉरवर्ड को आप अंडरलाइन कर देंगे, टीचर को दूर से दिखे, डायरेक्शन भी दिखानी है, बस एक दो लाइनें इंग्लिश में आप नॉर्मली लिख दीजिए बस। तो ये तो हो गया हमारा कंसंट्रेशन। आइए अब सेकंड फैक्टर है प्रेशर। अब मान लीजिए आपने कोई भी रिएक्शन लिखा, N2 plus 3H2 is in equilibrium with 2NH3। तो पहले तो फिजिकल स्टेट देखनी है, गैस गैस एंड गैस, लिक्विड एक्वस एंड सॉलिड हैज टू बी इग्नोर्ड, उन्हें काउंट ही नहीं करना। प्रेशर सिर्फ गैसेस का लेना है, लिक्विड एक्वस सॉलिड का लेना ही नहीं है। मैं भी एग्जांपल्स भी बताऊंगा। पहले तो कुछ चीजें, अब क्वेश्चन बदल जाएगा। अब सिंपल इतना आएगा, प्रेशर बढ़ा दिया गया, प्रेशर कम कर दिया गया। अब ऐसे नहीं बोला जाएगा कि रिएक्टेंट का प्रेशर बढ़ाया गया, दिस इज रॉन्ग। कभी ऐसा नहीं बोला जाएगा नाइट्रोजन का प्रेशर बढ़ा दिया गया, ये गलत क्वेश्चन है। कभी ऐसा नहीं बोला जाएगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इंक्रीज्ड, नो। हमेशा बोला जाएगा प्रेशर बढ़ाया गया है, कम किया गया है। प्रेशर जो होता है वो रिएक्शन का होता है, ना रिएक्टेंट का होता है ना प्रोडक्ट का होता है। प्रेशर तो रिएक्शन का होता है, कभी ऐसा नहीं। अब मान लीजिए मैं एक इजी एग्जांपल लेता हूं। अब मान लीजिए मैंने लिया R रिएक्टेंट, P प्रोडक्ट। अगर मैं बोलता हूं कि रिएक्टेंट का प्रेशर इंक्रीज कर दिया गया तो ये गलत क्वेश्चन है। प्रोडक्ट का प्रेशर डिक्रीज कर दिया गया, ये गलत क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा कि प्रेशर बढ़ाया गया, रिएक्शन का प्रेशर इंक्रीज किया गया या प्रेशर डिक्रीज किया गया। प्रेशर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का नहीं होता, प्रेशर रिएक्शन का होता है। तो रिएक्शन का प्रेशर बढ़ाया जाएगा, रिएक्शन का प्रेशर कम किया जाएगा। तो ये दो पॉसिबल क्वेश्चंस ही हैं बस। अब आपने क्या ध्यान देना है। अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए यहां पे 3A है, इट इज कन्वर्टेड इनटू 2B। यहां पे कितने गैसियस मोल, ये सब गैस में ले रहे हैं, ये भी गैस है और ये भी गैस है। अब यहां पे गैस के 3 मोल्स हैं, यहां गैस के 2 मोल्स हैं। अगर हम आगे जाते हैं, 3 मोल से 2 मोल्स में जा रहे हैं, तो प्रेशर विल डिक्रीज। अगर हम बैकवर्ड जाते हैं तो हम 2 to 3 जा रहे हैं, प्रेशर विल इंक्रीज। आइए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, यहां बीच में लाइन लगा देते हैं, एक इंडिपेंडेंट एग्जांपल। अब मान लीजिए मैंने लिया, अज्यूम कर रहे हैं कि हमने ये ले लिया 3O2, या ऐसे उल्टा करते हैं, 2O2 2O3 is in equilibrium with 3O2। ये गैसियस हैं सारे। आप पीछे से मत देखिए, इंडिपेंडेंट करिए। अगर हम रिएक्शन आगे जाता है तो हम 2 मोल से किस में जा रहे हैं, 3 मोल्स में जा रहे हैं, तो यहां पे प्रेशर इंक्रीज करेगा। अगर हम बैकवर्ड जा रहे हैं तो हम 3 मोल से 2 मोल्स की तरफ जा रहे हैं, तो प्रेशर यहां पे डिक्रीज करेगा। यहाँ पे प्रेशर, आप इधर भी लिख सकते हैं, प्रेशर डिक्रीज करेगा। वो लेफ्ट या राइट आपकी चॉइस है, जहां मर्जी लिखें आप। तो सिर्फ ये बताना होता है गैसियस मोल बढ़ रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर
गैसेस मोल कम हो रहे हैं तो कम होगा। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मैं रिएक्शन लिखता हूं N2 + 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3। मान लीजिए सब कुछ गैसियस है, तो रिएक्टेंट में गिनिए कितने गैसियस मोल हैं? 4, 1 + 3 4 हैं। प्रोडक्ट में कितने हैं? 2 हैं। तो अगर मैं फॉरवर्ड जाता हूं तो प्रेशर विल डिक्रीज, अगर मैं बैकवर्ड जाता हूं तो प्रेशर विल इंक्रीज। तो इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। उम्मीद करते हैं ये समझ आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। आइए अब हम प्रेशर का एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है N2 gaseous, 3H2 gaseous is in equilibrium with 2NH3 gaseous. Pressure has been increased externally. ये क्वेश्चन है। Pressure is increased externally. What will happen? In which direction the equilibrium will move? If pressure is increased, equilibrium will try to decrease. Equilibrium will try to decrease. And you can see in the reactants there are 4 moles, in products there are 2 moles. You have to tell in which direction it moves. 4 to 2 is decrease or 2 to 4 is decrease? Decrease का मतलब है 4 to 2, that means the reaction will move forward. This reaction will move forward. The equilibrium will shift in the forward direction to undo the effect. To undo the effect. इसको नोट करिए, फिर मैं एक और कराता हूँ। आइए कोई और एग्जांपल लेते हैं। अब हमने लिया C + ½ O2 is in equilibrium with CO2. This is gas, this is a gas, this is solid. तो उन्होंने क्वेश्चन में दिया pressure has been decreased. This is the question. Answer: if pressure is decreased, then equilibrium will try to increase the pressure. Equilibrium will move. Equilibrium will try to increase the pressure by moving. अब देखिए रिएक्टेंट में कितने गैसियस मोल हैं, ये तो लेना नहीं है क्योंकि ये सॉलिड है। ये लेना है, दैट इज ½ ये कितना है? 1। अब आपने बताना है फॉरवर्ड और बैकवर्ड किस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ रहा है। अगर हम ½ to 1 जाते हैं तो बढ़ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड। द रिएक्शन या द इक्विलिब्रियम विल मूव फॉरवर्ड टू अंडू द इफेक्ट। तो ये फॉरवर्ड आ जाएगा और इसको आप एग्जाम में अंडरलाइन भी करके आएंगे। एक रिएक्शन है 2H2 is in equilibrium with 2H2 plus O2. तो pressure is increased on the equilibrium. What will happen? हरतेश्वर जी आप बताएंगे इसके बारे में। What will happen to the equilibrium? How the equilibrium will move to undo the effect? Sir, it will decrease. Yes, equilibrium will try to decrease the pressure. Now you tell me in which direction the reaction will move to undo the effect? Sir, right to left. Forward Backward. or back? Forward or backward? Backward. बैकवर्ड। आइए गैसियस मोल देखते हैं। प्रोडक्ट में 0 हैं, सॉरी रिएक्टेंट में 0 हैं, प्रोडक्ट में 3 हैं। यस, 3 to 0 इज डिक्रीज्ड। तो आप ये 3 and 0 नहीं लिखेंगे, ये रफ वर्क है आपका। पेपर में तो आप बोलेंगे द रिएक्शन
the reaction will move backward. The reaction will move backward to decrease the pressure by, बस इतना, टू अंडू द इफेक्ट अगर आप ऐड करना चाहें तो वो लिख सकते हैं, यहाँ तक। मेनली तो जो आपके मार्क्स हैं वो मेनली इस चीज के, डायरेक्शन विल मूव बैकवर्ड। तो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। आइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। H2 plus I2 gaseous is in equilibrium with 2HI gaseous. Pressure is decrease. What will happen to the equilibrium? You have to tell the direction, in which direction the reaction will move. Most important question, सबसे ज्यादा एग्जाम में यही आता है। बताइए कुणाल जी। फॉरवर्ड। ओके, कुणाल जी सेट फॉरवर्ड। नाउ टेल मी हर्षदीप जी। Sir, it will not move in the mid only. It will not move in the mid only. इशिका बेटा। Sir, I think pressure will remain constant. ओके, कृतन जी। Sir, no change. नेहा बेटा। कायनात बेटा। So there will be no change. That's very good. It has no effect. It has no effect. No change या no effect. रिएक्टेंट के भी 2 गैसियस मोल हैं, प्रोडक्ट के भी 2 गैसियस मोल हैं, दोनों के गैसियस मोल बराबर हैं, तो आप प्रेशर बढ़ाइए या कम करिए, इस केस में नो इफेक्ट आएगा। इट हैज नो इफेक्ट। तो इसको ध्यान से स्टार बना के नोट कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टेम्परेचर। टेम्परेचर को समझने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन 2 तरह के होते हैं, एक एंडोथर्मिक होते हैं और एक एक्सोथर्मिक होते हैं। एंडो में हीट एब्जॉर्ब होती है, एक्सो में हीट रिलीज्ड होती है। ये आपको पता होगा, एंडो में हीट एब्जॉर्ब होती है और एक्सो में हीट रिलीज होती है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि टेम्परेचर कब कम होगा, हीट एब्जॉर्ब करने पे कि हीट रिलीज करने पे। अर्शनूर जी बताएंगे, एक्सो में टेम्परेचर कम होगा कि एंडो में टेम्परेचर कम होगा? एक्सो में टेम्परेचर कम होगा कि एंडो में टेम्परेचर कम होगा? सर एक्सो में कम होएगा टेम्परेचर। एक्सो में टेम्परेचर कम होगा, अशनूर जी कह रहे हैं। कुणाल जी आपको क्या लगता है, एक्सो में टेम्परेचर कम होगा कि एंडो में टेम्परेचर कम होगा? सर एक्सो। एक्सो में होगा। ओके, काफी। हरितेश्वर जी आपको क्या लगता है? यश जी आपको क्या लगता है? Sir, एक्सो में। एक्सो में कम होगा। अमितोष बेटा को क्या लगता है, एक्सो में कम होगा कि एंडो में कम होगा? जब डाउट है, जिन बच्चों को डाउट है वो आंसर नहीं दे रहे, जिनको बिल्कुल क्लियर है वो आंसर दे रहे हैं। इशिका बेटा को क्या लगता है? सर एक्सो में कम होगा।
हलीन बेटा को क्या लगता है? सर एक्सो। ओके, दैट्स वेरी गुड। आपने देखा कि मैक्सिमम बच्चों ने बोला कि एक्सो में टेम्परेचर कम होगा। वेरी गुड, इट इज अ रॉन्ग आंसर। एंडो में टेम्परेचर कम होता है, ये नोट कर लीजिएगा। मैं एग्जांपल देता हूं। आपने कोल को बर्न किया, कोयले को, यू नो कोल, कोयला, कोयले को बर्न किया। जब हम कोयले को बर्न करते हैं, चलो कोयला भी छोड़ें, हम वुड लेते हैं, वुड, लकड़ी। हम लाइक नॉर्थ इंडिया में लोहड़ी बनाते हैं तो हम लकड़ियों को आग लगाते हैं। जब हम आग लगाते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होता है तो उसमें लकड़ियों का भी टेम्परेचर बढ़ता है और सराउंडिंग का भी टेम्परेचर बढ़ता है। किसी का टेम्परेचर कम नहीं होता, ना लकड़ियों का टेम्परेचर कम हो रहा है। जब आग लग रही होती है, लगी हुई होती है, तो आप उन लकड़ियों को आप पकड़ नहीं सकते और कहीं जी देखो ठंड लग रही है। सराउंडिंग में भी टेम्परेचर बड़ा होता है। आप ये बोलिए, अगर वुड आपका सिस्टम है तो उस समय सिस्टम का भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, सराउंडिंग का भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। बर्निंग ऑफ वुड, अगर बर्निंग ऑफ वुड से टेम्परेचर कम होता तो गर्मियों में हम एसी या कूलर नहीं चलाते, आग लगा के बैठ जाते घर के अंदर और कहते कितना मजा आ रहा है, देखिए टेम्परेचर कम हो गया। आप याद करिए, गर्मियों में जब एक्सट्रीम गर्मी होती है, क्या आप अपने घर के अंदर आग लगा के बैठ जाते हैं कि आपको ठंडा महसूस हो रहा है? नहीं, उस समय आपको और भी ज्यादा गर्मी लगेगी। एक्सो में टेम्परेचर बढ़ता है, एक्सो में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और एंडो में टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ये बात को समझिए, दिस इज द करेक्ट आंसर। एंडो में हीट एब्जॉर्ब होती है, टेम्परेचर कम होता है। एक्सो में हीट रिलीज होती है, टेम्परेचर बढ़ता है। आप सोच रहे हैं हीट रिलीज भी हो रही है फिर भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। यू आर कंफ्यूजिंग विद इंटरनल एनर्जी। एक्सो में इंटरनल एनर्जी कम होती है, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर बढ़ता है। एंडो में इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, बट टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इट डिक्रीजेस। यहां पे इंटरनल एनर्जी को नहीं लेना, टॉपिक टेम्परेचर है, टॉपिक इंटरनल एनर्जी नहीं है। तो इंटरनल एनर्जी को बिल्कुल साइड पे रख दो, उसकी हमें जरूरत ही नहीं है यहां पे। बस याद करो कि गर्मियों में, सर्दियों में जब हम आग लगाते हैं तो सिस्टम का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, सराउंडिंग का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। एंडो में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, सराउंडिंग का भी टेम्परेचर कम हो जाएगा, सिस्टम का भी टेम्परेचर कम हो जाएगा, फिर कुछ तो बढ़ा होगा। क्या बढ़ा? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ी, पर इंटरनल एनर्जी हमारा टॉपिक ही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ आ गया होगा और इसे नोट करिए अलग से। ये एक हमने एक रिएक्शन ले लिया, N2 + 3H2 विल गिव 2NH3। हम अज्यूम कर रहे हैं ये डेल्टा H इसका नेगेटिव है। डेल्टा H नेगेटिव का मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब उन्होंने बोला टेम्परेचर डिक्रीज। इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज व्हाट विल हैपन, दिस द क्वेश्चन। तो ये यहां तक क्वेश्चन है। तो पहली बात तो ये है कि टेम्परेचर अगर डिक्रीज हुआ है तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बढ़ाना चाहेगा। ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हम रिएक्शन को पढ़ते कैसे हैं? N2 + 3H2 विल गिव 2NH3।
हम इंग्लिश लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, हम इंग्लिश लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। तो ये जो एक्सो है ये लेफ्ट टू राइट है, तो इसका मतलब ये उल्टा क्या होगा? अगर हम ऐसे लिखें तो रिवर्स में तो ये क्या बन जाएगा? एंडो बन जाएगा। अब आप बताइए एक्सो में टेम्परेचर बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। एंडो में टेम्परेचर डिक्रीज होता है। हम क्या करना चाहते हैं? हम इंक्रीज करना चाहते हैं। इंक्रीज करना चाहते हैं, इंक्रीज के लिए हमें फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। इसका मतलब रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड, रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। फिर से सुनिए, जो रेड वाला पार्ट है वो टीचर हमें देगा। उसने डेल्टा एच नेगेटिव लिखा, हमने डेल्टा एच नेगेटिव को पढ़ने से ये ऑब्जर्व किया कि जब डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो वो एक्सो होता है और डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो वो एंडो होता है। अगर किसी को नहीं पता तो आप नोट भी कर सकते हैं, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव दिया हुआ है तो वो एंडो होता है और डेल्टा एच अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो वो एक्सो होता है। तो हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि ये एक्सोथर्मिक है, तो हमने लिख लिया। और उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था टेम्परेचर इज डिक्रीज। अगर टेम्परेचर बढ़ाया गया है तो इक्विलिब्रियम उसको कम करना चाहेगा, हमने लिख लिया इक्विलिब्रियम विल ट्राई टू। अगर उसने कम किया तो इक्विलिब्रियम बढ़ाना चाहेगा। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ये एक्सो जो निकला ये लेफ्ट टू राइट है, क्योंकि इंग्लिश लेफ्ट टू राइट पढ़ी जाती है। तो अगर ये बैकवर्ड होता तो क्या बनता? इसका मतलब ये एंडो बनता। हमें मालूम है एक्सो में टेम्परेचर बढ़ता है, एंडो में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, पर हमें चाहिए क्या? टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज चाहिए तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा? फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। द रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड। तो ये चीज यहाँ पे इसको हम रब कर देंगे। आप रब कर दीजिए। आप इसको फिलहाल आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिलहाल हम टेम्परेरी इसको कट कर देते हैं, कलर चेंज करके कट कर दिया, सॉरी। हम ऐसे कट कर देते हैं। क्या हमें ये वाला केस नहीं चाहिए? तो उम्मीद करते हैं ये वाला केस समझ आ गया होगा। ये करेक्शन दिया हुआ है 2O3 विल गिव 3O2। हम अज्यूम कर रहे हैं ये डेल्टा एच पॉजिटिव दिया हुआ है एंड टेम्परेचर हैज बीन डिक्रीज। तो आपको इसकी डायरेक्शन बतानी है, ये फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा। करिए ट्राई। ये रिएक्शन दिया हुआ था, टेम्परेचर मान लेते हैं कि डिक्रीज करना है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करना है तो इक्विलिब्रियम इंक्रीज करना चाहेगा। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो बैकवर्ड की तरफ ये एक्सोथर्मिक होगा। एंडो में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, वी नो दैट एक्सो में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर करना भी क्या था? इंक्रीज करना था। इंक्रीज करने के लिए रिएक्शन को बैकवर्ड जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा द रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड, द रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज द टेम्परेचर। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा आपको। आइए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। मान लीजिए a प्लस बी विल गिव AB, डेल्टा H इज पॉजिटिव, नेगेटिव ले लेते हैं, डेल्टा H इज नेगेटिव एंड टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड। ये इक्विलिब्रियम है बीच में, दिस इज इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर हैज बीन डिक्रीज। अब हमें डायरेक्शन बतानी है कि रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा। पहले तो हमें ये लिखना है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सो में तो टेम्परेचर बढ़ता है,
टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और पीछे की तरफ ये एंडो है, एंडो में तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे उन्होंने एक्सटर्नली टेम्परेचर कम किया है, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहेगा। अगर इंक्रीज करना चाहेगा तो देखिए किस तरह बढ़ रहा है, इस तरह बढ़ रहा है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द रॉन्ग आंसर। द रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड, द रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड। ये था टेम्परेचर। अब है कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट में चीज समझिए, मान लीजिए कोई रिएक्शन है, A is an equilibrium with B, हमने कैटलिस्ट डाल दिया। अगर तो ये इक्विलिब्रियम ऑलरेडी आया हुआ है, मान लीजिए इफ a reaction is already in the equilibrium, then it has no effect. If equilibrium is already achieved, if the teacher says A and B is in the equilibrium and catalyst is introduced, then you write it has no effect. If A and B are in a container but equilibrium is not achieved, a catalyst is introduced before the equilibrium is achieved, then what will happen? It just reduces the time to achieve equilibrium. मान लीजिए ए और बी में इक्विलिब्रियम आने में आधा घंटा लग जाता है और इक्विलिब्रियम आने से पहले ही हमने कैटलिस्ट डाल दिया, तो इक्विलिब्रियम आने में जो आधा घंटा लगता था अब वो उसको कम करके 10 मिनट कर देगा, 5 मिनट कर देगा, पर इक्विलिब्रियम वहीं आएगा जहां पहले आना था, उसकी पोजीशन को इफेक्ट नहीं करेगा। इसमें दो ही चीजें समझने वाली हैं बेटा, बहुत सिंपल। अगर तो इक्विलिब्रियम आ चुका है, आने के बाद हमने कैटलिस्ट डाला तो नो इफेक्ट, नाइदर फॉरवर्ड नॉर बैकवर्ड, नथिंग, नो इफेक्ट एट ऑल। दूसरा केस है, अभी इक्विलिब्रियम आया नहीं था, क्योंकि इक्विलिब्रियम हमेशा रिएक्शन शुरू होने के बाद आता है। तो अगर इक्विलिब्रियम अभी नहीं आया था और हमने कैटलिस्ट डाल दिया, तो कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट वो इक्विलिब्रियम आने के लिए जो टाइम लगता है उसको डिक्रीज कर देता है। मान लीजिए इक्विलिब्रियम 1 घंटे बाद आना था, अब हो सकता है वो 10 मिनट में आ जाए, 15 मिनट में आ जाए, पर पोजीशन को नहीं हिलाएगा। अगर कैटलिस्ट ना डालते और मान लो इक्विलिब्रियम पे A होता 6 मोल्स, B होता 4 मोल्स, अज्यूम कर रहे हैं, अगर मैं कैटलिस्ट डाल भी दूंगा तब भी ये 6 मोल्स और 4 मोल्स ही रहेंगे। पोजीशन इज नॉट अफेक्टेड, इट जस्ट रिड्यूसेस द टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम। मैं फिर से बता रहा हूं, इफ अ रिएक्शन इज ऑलरेडी इन द इक्विलिब्रियम एंड कैटलिस्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, then it has no effect. Second case, if equilibrium is not achieved and catalyst is introduced, then the catalyst will reduce the time to achieve equilibrium, but it do not disturb the position of the equilibrium at all. This is effect of the catalyst. आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट of inert gas addition. You introduce inert gas, इसके दो केसेस होते हैं, constant pressure, constant volume। इसको करने में सबसे कम टाइम लगता है, देखिए सबसे जल्दी आप करेंगे इसको। इट इज HW, ये आपका होमवर्क है, ये आप बुक से खुद करके आएंगे, तो ये आपका होमवर्क है। आइए आगे चलते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू डिक्रीज इन प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम? अब ये क्वेश्चन है, हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया,
वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर कम हो गया। अब प्रेशर कम हुआ है, अगर पहला केस कर रहे हैं, प्रेशर कम हो गया है, प्रेशर इज डिक्रीज्ड, इक्विलिब्रियम विल ट्राई टू इंक्रीज। अब बताइए PCl5 इज एन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2। इधर 1 मोल है, इधर 2 मोल्स हैं, 1 and 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो आप बताइए प्रेशर इंक्रीज करना है तो किस तरफ जाएं, फॉरवर्ड। कहाँ जाएं, फॉरवर्ड। ऐसे केस हमने किए थे। अगला केस मैं आपको दे रहा हूं, पर मैंने आपको बोला था अगर सॉलिड या लिक्विड आ जाएगा तो आपने इग्नोर करना है। CaO सॉलिड प्लस CO2 गैसियस इज एन इक्विलिब्रियम विद CaCO3 सॉलिड। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सॉलिड को तो इग्नोर करना होता है, तो इसका मतलब ये भी इग्नोर हो जाएगा, ये भी इग्नोर हो जाएगा। तो इधर 1 है, इधर 0 है, क्योंकि ओनली 1 इज देयर। प्रेशर इज व्हाट, डिक्रीज्ड, इक्विलिब्रियम विल ट्राई टू इंक्रीज। अब आप बताइए अगर प्रेशर बढ़ाना है तो किस तरफ जाएं, बताइए सर किस तरफ जाएंगे, Backward. डायरेक्शन विल मूव बैकवर्ड। प्रेशर डिक्रीज किया गया है, इक्विलिब्रियम बढ़ाना चाहता है, बढ़ कहाँ रहा है, 0 to 1 इज इंक्रीज, इट विल मूव बैकवर्ड। आइए थर्ड केस करते हैं इसका। 3Fe plus 4H2O is an equilibrium with Fe3O4 plus 4H2। इसमें ये भी गैस है, इसमें ये भी गैस है, इसमें ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, सॉलिड तो इग्नोर हो जाएगा। तो इधर 4 हैं, इधर भी 4 हैं, और प्रेशर किया गया है डिक्रीज क्वेश्चन में, इक्विलिब्रियम विल ट्राई टू इंक्रीज। अब बताइए किस तरफ जाएंगे सर, Sir, no effect. यस No change. No change. yes, it has no effect, it has no effect, it has no effect। हाँ जी, ये था NCERT क्वेश्चन नंबर 7.25। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है 7.26। इसके अंदर भी क्वेश्चन में गिवन है प्रेशर इंक्रीज कर दिया गया तो प्रेशर डिक्रीज करना होगा। बिल्कुल उसी मेथड से आपको फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड नो इफेक्ट बताना होगा। ये 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो ये आपका होमवर्क है 7.26 इसे सॉल्व करके आप मुझे सेंड करेंगे मेरे ग्रुप के अंदर। तो ये हमारा ली-चैटले प्रिंसिपल था। एक हमने आपको होमवर्क भी दिया है इंट्रोड्यूसिंग ऑफ इनर्ट गैस, तो ये करके आप मुझे सेंड करिए। उम्मीद करते हैं आपको सारा समझ आ गया होगा। आज के लिए थैंक्स।